आपको क्या लगता है कि क्या सच में डेमोक्रेसी लोगों का राज है या सिर्फ कुछ ही लोग पावर में होते हैं और बाकी लोग उनके डिसीजन को बस एक्सेप्ट करते हैं? इसीलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दो ऐसे पावरफुल मॉडल्स की, जो है इलाइट थ्योरी जो कहती है डेमोक्रेसी इलाइट के हाथ में होती है, और मार्क्सिस्ट थ्योरी जो इस पूरे सिस्टम को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक मास्क कहती है। यानी आज का सेशन आपके लिए एक डेमोक्रेटिक इल्यूजन तोड़ने वाला है। तो दोस्तों, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आम तौर पे हम कहते हैं पावर बिलोंग्स टू पीपल, लेकिन इलाइट थ्योरी कुछ और ही कहती है। इस थ्योरी का कोर मैसेज क्या है आपको पता है? इस थ्योरी का कोर मैसेज है कि हर समाज में पावर हमेशा कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, चाहे सिस्टम डेमोक्रेटिक हो या ऑथोरिटेरियन। तो बस इतना सा कोर आइडिया है इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है इलाइट थ्योरी। तो व्हाट इज इलाइट थ्योरी? इलाइट थ्योरी कहती है डेमोक्रेसी एक इल्यूजन हो सकती है जहां आम लोग सिर्फ वोट देते हैं, पर असली डिसीजन एक छोटी इलाइट ग्रुप लेती है। यानी आपको वोट करने का हक तो दिया गया है, लेकिन आप किस ऑप्शन के बीच वोट कर रहे हो वो इलाइट ही डिसाइड करते हैं। तो डेमोक्रेसी जहां पीपल्स रूल नहीं बल्कि इलाइट कंपटीशन बन जाती है, पब्लिक सिर्फ स्पेक्टेटर है, रियल मैच तो इलाइट के बीच ही चल रहा होता है। उसके बाद कुछ की थिंकर्स भी इन्होंने हमें बताए हैं कि क्या कौन से की थिंकर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट है गेटोनो मॉस्का, द पायनर ऑफ इलाइट थ्योरी। इनकी एक फेमस बुक है द रूलिंग क्लास, जो कि 1896 में लिखी गई थी। जो है मॉस्का ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहला अ क्लास दैट रूल्स, और दूसरा एंड अ क्लास दैट इज रूल्ड। और ये डिवीजन नेचुरल है चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो। उसके बाद मॉस्कास के की आइडियाज क्या हैं? देखो, ये मैंने मॉस्का की फोटो भी यहाँ पे लगाई है, आप देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो, मॉस्कास के की आइडियाज क्या हैं? उनके की आइडियाज है कि ऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी वर्सेस डिसऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। सुनना, इलाइट लोग हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, एजुकेटेड और कनेक्टेड होते हैं। मासेस हमेशा स्कैटर्ड और डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा उनका की आइडिया था पॉलिटिकल क्लास का। मतलब मॉस्का ये कहते हैं कि हर सोसाइटी में एक पॉलिटिकल क्लास होती है जो रूल करती है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। फिर वो एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट की आइडिया देते हैं, वो देते हैं इलाइट रिन्यूअल। मतलब कभी कभी नए लोग इलाइट बन जाते हैं थ्रू मनी, एजुकेशन, स्टेटस, लेकिन सिस्टम कभी मास लेड नहीं होता। तो सोचने वाली बात है कि जब भी एक लीडर जाता है एक नया लीडर आता है, लेकिन सिस्टम इलाइट लेड ही रहता है। तो नेट टिप्स यूजीसी नेट में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है मॉस्कास इलाइट थ्योरी। मतलब इन्होंने टू क्लास डिवीजन, मतलब रूलर वर्सेस रूल्ड, पॉलिटिकल क्लास डोमिनेट्स, और रियल डेमोक्रेसी का मतलब ओनली इलाइट सर्कुलेशन। इन्होंने ये तीन बातें अपनी थ्योरी में बताई हैं। इजी लाइंस मैं आपको बताती हूँ ताकि आप इसे याद रख सको। मासेस वोट, इलाइट्स रूल। समरी है ये, याद रखना इलाइट थ्योरी की। मासेस वोट, इलाइट रूल। उसके बाद हम देखते हैं मॉस्का के बाद दो और थिंकर्स ने इलाइट थ्योरी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया था। पहले थे विल्फ्रेडो पेरेटो और रॉबर्ट मिकेल्स। इन्होंने हमें दिखाया कि डेमोक्रेसी के अंदर भी कैसे इलाइट रूल साइलेंटली कंटिन्यू करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में, जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट के बारे में बात करते हैं। इनका एक फेमस वर्क है द माइंड एंड द सोसाइटी, 1916। और ये जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, ये इनका इंट्रोड्यूस्ड आइडिया है जो विल्फ्रेडो परेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। ये इनकी फोटो भी मैंने यहाँ पे लगाई है। तो पेरेटो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शार्प आइडिया दिया था सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। इसका मतलब सिंपली यही है कि ओल्ड इलाइट डिक्लाइन करते हैं, नए लोग उनकी जगह ले लेते हैं, लेकिन रूल हमेशा इलाइट्स का ही रहता है। यही चाहे रूलिंग क्लास बदले या नाम बदले, सिस्टम कभी भी लोगों के हाथ में नहीं आता। दो टाइप्स ऑफ एलाइट की इन्होंने बात करी है। पहला इन्होंने बोला है फॉक्सेस, मतलब क्लेवर, मैनिपुलेटिव, पॉलिटिकल ट्रिकस्टर्स जो होते हैं ना,
वो। ये चतुर और बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं, रूल करते हैं नेगोशिएशंस, मीडिया और स्ट्रेटजी से। तो ध्यान रखना, विल्फ्रेडो ने जो है 2 टाइप्स ऑफ एलाइट्स को डिस्क्राइब किया है। पहले फॉक्सेस, फॉक्सेस जो हैं वो बहुत ही चतुर और डिप्लोमेटिक होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है लॉयंस, मतलब लॉयंस ऑफ कोर्स स्ट्रांग होंगे, अथॉरिटेर और उनकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा सुप्रीम होगी, मिलिट्री स्टाइल रूलर्स होंगे ये। तो ये फोर्स और फियर का यूज़ करके पावर को मेंटेन करते हैं। कई बार हिस्ट्री में पावर फॉक्सेस के हाथ से लॉयन के पास चली जाती है और फिर वापस भी, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। नेट रेडी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो डेमोक्रेटिक फोक्सेस इन पीस टाइम एंड अथॉरिटेरियन लॉयंस इन क्राइसिस हमेशा बेटर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट मिकेल के बारे में, जिनको जिनका एक फेमस आइडिया है आयरन लॉ ऑफ ऑलिगेरी। देखो, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मिकेल्स ने तो एक और बोल्ड क्लेम किया है, और वो बोल्ड क्लेम ये है, एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक ones ends up being controlled by a few leader। बहुत इंपॉर्टेंट इनका बोल्ड क्लेम है। क्या है? एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे कितनी भी डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, आखिर में कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं। इसे कहते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये पूछ लिया आपको हु प्रपोज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो आपको रॉबर्ट मिकेल आंसर लिखना है। ये आ सकता है, या फिर इनका फेमस क्लेम क्या था, तो चाहे कितनी भी डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आखिर में कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं। ये मीनिंग है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का। तो कुछ की इनसाइट्स बताती हूँ आपको। डेमोक्रेसी में भी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो होती है, उनमें लीडर्स, मैनेजर्स, पीआर टीम्स, फंडर्स आते हैं और धीरे धीरे पावर कंसंट्रेट हो जाती है। तो सिस्टम डेमोक्रेटिकली स्टार्ट होता है, लेकिन एंड में वो एक इलाइट लेट सेटअप बन जाता है। तो मिकेल आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज वर्नेबल टू ओलिगार्की, नॉट बिकॉज ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ वर्क। तो आपको इस स्लाइड में से ध्यान रखना, पहले मैंने आपको बताया था, मॉस्का के बारे में बताया था। उन्होंने ये बोला कि सोसाइटी के अंदर रूलर्स वर्सेस रूल्ड, ये होते हैं, और ये पॉलिटिकल क्लास होती है। कुछ रूलर्स होते हैं, एक क्लास वो, दूसरी क्लास वो, जिन पे रूल्ड किया जाता है या जो रूल करते हैं। फिर मैं हमने यहाँ पे विल्फ्रेडो के बारे में बात करी है, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, मतलब इन्होंने फॉक्सेस और लॉयंस के 2 इलाइट्स टाइप्स बताए हैं। फिर रॉबर्ट मिकेल के बारे में आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, मतलब इलाइट रूल इज इनएविटेबल। तो आपको इलाइट थ्योरी चैलेंज द रोमांटिक आइडिया ऑफ पीपल्स पावर, इवन इन डेमोक्रेसी रियल कंट्रोल स्टेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इलाइट चेंज बट पावर डज नॉट डिसेंट्रलाइज। आपको एक कोट याद रखना है, ओलिगार्की इज नॉट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसीज हिडन फेस। तो ये 2 फेस आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हम आते हैं एलाइट थ्योरी के मॉडर्न चैंपियंस पर, जिन्होंने 20th सेंचुरी में बताया कि डेमोक्रेसी का असली चेहरा क्या है। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट क्रिटिकल वॉइस, सी राइट मिल। तो मिल ने अपनी पाथ ब्रेकिंग बुक दी पावर एलाइट, जो कि 1956 में लिखी गई थी, इसमें बताया कि यूएस जैसी डेमोक्रेसी में भी रियल पावर सिर्फ 3 सेक्टर्स के हाथ में होती है। वो 3 सेक्टर हैं, मिलिट्री इलाइट, बिजनेस इलाइट मतलब कॉर्पोरेट इलाइट, और पॉलिटिकल इलाइट। यानी चाहे पब्लिक इलेक्शंस हो रहे हों, लेकिन डिसीजंस इलाइट नेटवर्क के अंदर ही होते हैं, जहां पैसा, इन्फ्लुएंस और स्टेटस मिलके पॉलिसीज को शेप करते हैं। एक देखो, ध्यान से सुनना, जब एक बिजनेस टाइकून, एक जनरल और एक सेनेटर एक ही क्लब के मेंबर हों, तो आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी का असली गेम कहाँ हो रहा है। ठीक है? तो मिल कॉल्ड डेमोक्रेसी इन द यूएस अ मैनेज्ड इल्यूजन where people vote but choices are always set up by elites। तो आपको ध्यान रखना है, ये थे सी राइट मिल, ये फोटो। उसके बाद हम बात करते हैं जोसेफ की। जोसेफ जो है, इन पे क्वेश्चन आया था यूजीसी ने 2023 में, अ, और एक बार फिर से नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो जोसेफ पर जिन्होंने डेमोक्रेसी का एक प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक मॉडल दिया था, वो रियलिस्टिक मॉडल था कॉम्पिटिटिव इलाइटिज्म। ये देखो, कॉम्पिटिटिव
इलाइटिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ पीपल, इट इज द रूल ऑफ द पॉलिटिशियन, वो ऐसा बोलते हैं। कुछ की कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि प्रोसीडियर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन मतलब इक्वल्स टू कंपटीशन अमंग एलाइट्स, वोटर चूज लीडर्स नॉट पॉलिसीज, और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का इन्होंने बताया कि भाई स्टेबल डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग पार्टीज मतलब स्टेबल डेमोक्रेसी, और मास पार्टिसिपेशन जो है इज लिमिटेड, बट लीडरशिप क्वालिटी जो है वो असेंशियल है। तो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली ये है कि जोसेफ ने कहा मास पब्लिक को पॉलिसी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए डेमोक्रेसी का फोकस होना चाहिए चॉइस बिटवीन इलाइट लीडर, नॉट ऑन डायरेक्ट रूल बाय पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज लाइक अ मार्केट, पॉलिटिशियंस आर सेलर, वोटर्स आर बायर्स, बट द स्टोर इज ओन बाय दैट इलाइट्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। So modern elite theory was warns us even democratic election don't guarantee equal power because the game is played by elites within elite boundaries. The people choose but from choices crafted by power holders. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने, इट्स लाइक बेसिकली इस स्लाइड में से आपको राइट मिल्स के बारे में ध्यान रखना है। दी पावर इलाइट इन्होंने जो है रूलिंग एलाइट्स के ट्रेड्स बताए, वो किस ऐप के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेट्स नाउ एक्सप्लोर कुछ और इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर जो इलाइट थ्योरी को रिफाइन करते हैं या या उसके डेंजर्स को पॉइंट आउट करते हैं। पहले है देखो कार्ल, ये कार्ल मार्क्स नहीं है, ये कार्ल मनहम है, जो जिनका एक आइडिया इनका वर्क है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो 1929 में लिखा गया था। देखो इलाइट रूल को एक्सेप्ट किया है इन्होंने, लेकिन स्ट्रेस किया है डेमोक्रेसी तब तक बची रहेगी जब तक लोग इलाइट को हटा सकते हैं, मतलब मॉरल चेक्स ऑन इलाइट्स अगर आप करोगे तो डेमोक्रेसी को आप सरवाइव कर पाओगे, डेमोक्रेसी का सर्वाइवल हो सकता है। इन्होंने इलाइट रूल को एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मॉरल चेक ऑन इलाइट्स कंटिन्यू रहना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी का सर्वाइवल रहेगा। उसके बाद दूसरे हैं जेम्स बुरहन, इनका एक बहुत ही फेमस काम है द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, जो कि 1941 में लिखा गया था। इन्होंने वार्न किया है कि आज के ज़माने में डेमोक्रेसी का असली थ्रेड जो है इलेक्टेड पॉलिटिशियंस नहीं है, कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर्स हैं। मतलब इलाइट का नया अवतार है मैनेजर्स इन सूट, जो सूट्स में मैनेजर्स होते हैं ना, वो है इलाइट, इलाइट लोग हैं, वो उनका नया अवतार है। तो इन्होंने वार्न किया है। फिर इन्होंने फिर एक और है, वो है जियोवानी सार्टोरी, मतलब इनका एक फेमस वर्क है डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1958 में लिखा गया था। क्रिटिसाइज सेल्फ रूल एज अ मिथ, warn that democratic systems are vulnerable to elite control through law, media and institutions। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने सेल्फ रूल को एक मिथ कहा है। इन्होंने वार्न किया है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम आर वनेबल टू इलाइट कंट्रोल, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उन पे डायरेक्टली इलाइट का कंट्रोल है, जैसे कि लॉ, मीडिया और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो इलाइट थ्योरी की समरी आप एक पेपर पे लिख लें कि इसमें हमने मॉस्का मॉस्का, पेरेटो, मिकेल, सी राइट मिल, जोसेफ कार्ल मनहम, बुरहम, सरटूरी, ये कुछ इनके ये थिंकर्स के बारे में हमने इस पूरे इलाइट थ्योरी टॉपिक में पढ़ा है। ये इम्पोर्टेंट है। देखो डेमोक्रेसी इज नॉट इक्वल टू पीपल्स रूल, इट्स ऑफन द रूल ऑफ इलाइट ग्रुप अंडर द डेमोक्रेटिक लेबल्स। तो इलाइट थ्योरी ये कहती है। दोस्तों जब हम इलाइट थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो एक क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट भी आता है जिसका नाम है कॉन्सोशिएशनल डेमोक्रेसी। ये कंसेप्ट स्पेशली उन देशों के लिए बना है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं। ये मॉडल काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, जहाँ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इलाइट ग्रुप को पावर शेयर करवाना ही पड़ता है। इसीलिए यूजीसी ने 2017 नवंबर में क्वेश्चन भी आया था एक इस टॉपिक से। पहले तो ये जानो कि व्हाट इज कॉन्सोशिएशनल डेमोक्रेसी। देखो एरेंट, यहाँ पे नाम दिया हुआ है एरेंट लिस्पार्ड,
ने इस आइडिया को डेवलप किया कि अगर एक देश में अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उनको इलाइट लेवल पर पावर शेयर करना चाहिए। ठीक है? वापस सुनो कि अगर एक देश में अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उनको इलाइट लेवल पर पावर को शेयर कर लेना चाहिए। यानी हर मेजर कम्युनिटीज़ के लीडर्स को गवर्नेंस में हिस्सा देना चाहिए ताकि वो अपने ग्रुप के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर सकें और एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन वो हो सके कॉर्पोरेट हो सके वो कॉर्पोरेशन कर सके, उन्होंने ये बात बोली है। उसके बाद इनके कुछ की फीचर्स भी हैं। वो क्या है? इलाइट पावर शेयरिंग मतलब टॉप लीडर्स अपनी कम्युनिटीज के इंटरेस्ट लेकर आते हैं और डिसीजन जॉइंटली लेते हैं। स्टेबिलिटी ओवर रैपिड चेंजेस मतलब ये मॉडल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है ताकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े। और डज नॉट ब्लॉक अल्टरनेटिव्स मतलब ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉडल डेमोक्रेसी को थोड़ा स्टैटिक बनाता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव को रोकता नहीं, बल्कि कॉर्पोरेशन को इनकरेज करता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एक प्रैग्मेटिक मॉडल है जो डिवाइडेड सोसाइटीज में डेमोक्रेसी को चलाने के लिए इलाइट कॉर्पोरेशन पर डिपेंड करता है। तो अब हम इलाइट थ्योरी को समझ गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इलाइट थ्योरी चैलेंज करता है पीपल्स सॉवरेनिटी का आइडियल। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में असली पावर आम लोगों के पास नहीं होती, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड इलाइट ग्रुप के हाथ में होती है। ये थ्योरी मास पार्टिसिपेशन पे फोकस करके ज्यादा इलाइट अकाउंटेबिलिटी, इलाइट रोटेशन और इलाइट कंपटीशन पे ध्यान देता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कौन रियल डिसीजन ले रहा है और उन्हें कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डेमोक्रेसी का पावर स्ट्रक्चर या इलाइट इन्फ्लुएंस डिस्कस करना हो, तो इलाइट थ्योरी का ये बैलेंस्ड कंक्लूजन आप जरूर लिखना, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे इस पीपीटी में प्रोवाइड करवाया है। अब देखो फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट थ्योरी डेमोक्रेसी को एक बहुत ही क्रिटिकल नजरिए से देखता है। इसके मुताबिक जो हम लिबरल डेमोक्रेसी को पीपल्स रूल समझते हैं, वो असल में एक इल्यूजन है। क्या है? एक इल्यूजन। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और क्लास इनइक्वालिटी को मेंटेन करता है। इसकी की फाउंडेशन भी है। पहला क्या है? मार्क्स एंड एंजल्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बहुत फेमस वर्क है 1848 का। उन्होंने कहा कि स्टेट एक टूल है क्लास रूल का, जो बुर्गोइस बुर्गोइस कौन कैपिटलिस्ट क्लास की डोमिनेंस को लेजिटिमाइज करता है। उसके बाद रियल डेमोक्रेसी इक्वल्स टू वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन। मास कहते हैं कि असली डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब वर्किंग क्लास मतलब प्रोलेटेरिएट पावर में आए, मतलब वर्किंग क्लास पावर में आए तभी डेमोक्रेसी पॉसिबल है। ये पावर जो है वो टेम्पररी होती है, जिसे वो कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, जो सोशल चेंज और कैपिटलिज्म के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी स्टेज है। फिर मार्क्स ने पेरिस कम्युनी को एक जो है जेन्युइन वर्कर्स डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल माना, जहां लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और लीडर्स अकाउंटेबल और रिकॉलेबल भी थे। तो ये डेमोक्रेसी का असली फॉर्म था जिसमें पावर बॉटम अप नहीं, ना कि इलाइट या कैपिटलिस्ट के हाथ में है। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी क्रिटिक लिबरल डेमोक्रेसी एज कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। रियल डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ वर्किंग क्लास, मतलब पोस्ट रेवोल्यूशन। और यहाँ पे पेरिस कम्युनिटी की बात की है, जब हिस्टोरिक वर्कर्स और डेमोक्रेटिक हिस्टोरिक वर्कर्स को उन्होंने डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल माना है। एक छोटी सी समरी दूं तो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी सोसाइटी का सपना है जहां पावर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से मुक्त हो और लोग अपने लीडर्स को डायरेक्टली जो है कंट्रोल कर सके। तो इतना आपको ध्यान रखना है मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में। अब इनके कुछ जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स को समझेंगे, जो लिबरल डेमोक्रेसी को जिन्होंने क्रिटिसाइज किया और अपने अपने आइडियाज दिए कि असली डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए। पहले है व्लादिमीर लेनिन। मैंने यहाँ पे इनकी फोटो भी ऐड की है। लेनिन ने लिबरल डेमोक्रेसी को फॉल्स डेमोक्रेसी कहा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है किसने कहा फॉल्स डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी को, तो किसने कहा? लेनिन ने कहा, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ इलाइट्स के हाथ में पावर रखता है। उन्होंने सोवियत यानी वर्कर काउंसिल को असली गवर्नेंस का फॉर्म बताया, जहां लोग डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए रूल करते हैं।
की कंसेप्ट भी हैं कुछ के भाई इंटरनल डिस्कशन अलाउड, वर्कर्स या पार्टी मेंबर्स अपने आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जब डिसीजन बन जाता है सबको उसके साथ चलना पड़ता है बिना पब्लिक डिसेंट के। लेकिन देखो, लेनिन का मॉडल डेमोक्रेसी को एक डिसिप्लिन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बनाता है जो मास पार्टिसिपेशन के साथ भी स्ट्रिक्ट यूनिटी को डिमांड करता है। उसके बाद एक और थिंकर है जो दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर है, वो है रोजा। देखो, रोजा लेनिन से थोड़ी अलग थी, इनकी फोटो मैंने दे रखी है। उन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया है मास पार्टिसिपेशन को, ज्यादा फोकस किया है मास पार्टिसिपेशन को, ठीक है। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म पर उनका मानना था कि फ्रीडम में सिर्फ ओबीडियंस नहीं बल्कि डिसेंट भी जरूरी है, मतलब लोगों को अपनी बात रखने का हक ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो मास पार्टिसिपेशन से ही असली डेमोक्रेसी पॉसिबल है, और ऑथोरिटेरियनिज्म को रिजेक्ट किया था रोजा ने। डेमोक्रेसी का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट एंड डिसेंट। तो आपको ये दो की थिंकर्स के बारे में ध्यान रखना है, पहले व्लादिमीर लेनिन, दूसरी लोजा। लेनिन ने फॉल्स डेमोक्रेसी, सोवियत डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की आइडिया का कंट्रीब्यूशन दिया है, और रोजा ने मास पार्टिसिपेशन और फ्रीडम इंक्लूड डिसेंट के बारे में बात की है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि लेनिन स्ट्रेस ऑर्गेनाइज लीडरशिप एंड डिसिप्लिन, whereas रोजा चैंपियन मास डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ डिसेंट। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मार्क्सिस्ट थिंकर की जिन्होंने क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी को और ज्यादा गहराई से समझाया और नए पर्सपेक्टिव दिए डेमोक्रेसी और पावर के ऊपर। पहले थे एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी का प्रिजन नोटबुक बहुत ही फेमस वर्क है 1929-35 तक का। ग्राम्सी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, कल्चरल हेजिमनी का कंसेप्ट। उनका कहना था कि रूलिंग क्लास अपने पावर सिर्फ फोर्स से नहीं बल्कि कल्चर, आइडियाज और बिलीफ के जरिए भी बनाए रखती है। ये पावर इतनी सब्टल होती है कि लोग उसे बिना जबरदस्ती के मान लेते हैं, मतलब रूलिंग आइडियाज को मास कंसेंट करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे डोमिनेट कल्चर अपने वैल्यूज, लैंग्वेज, मीडिया के थ्रू सोसाइटी को अपने हिसाब से शेप करता है और लोग उस कल्चर को नेचुरल समझने लगते हैं। तो ये एक जो है कल्चरल हेजिमनी का एग्जाम्पल है। दूसरे हैं आपके लियोन ट्रोट्स्की। इनका बहुत फेमस वर्क है दी रेवोल्यूशनरी बीट्रेड 1937 में लिखा गया था, ठीक है। लियोन ने सोवियत हेजिमनी की ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, कहा कि उन्होंने असली मार्क्सिस्ट आइडियल को बीट्रे कर दिया है। उन्होंने वर्कर्स डेमोक्रेसी के लिए डिमांड किया फ्री इलेक्शन, सिविल लिबर्टीज और वर्कर्स कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की नहीं, असली लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, ये ऐसा कहते हैं लियोनी। तो ये इनका मैंने आप फोटो भी दे रखा है। तो फ्रेंड, मार्क्सिस्ट थ्योरी ने डेमोक्रेसी को क्लास स्ट्रगल के नजरिए से देखा, और दो और इम्पोर्टेंट थिंकर्स ने इसको और गहराई से समझाया। पहले थे मिलिबन और दूसरे थे निकोल। तो देखो, मिलिबन ने ये कहा था कि स्टेट लिबरल डेमोक्रेसीज में भी कैपिटलिस्ट इलाइट्स के फेवर में काम करता है। ओके, हाँ। तो मिलिवन ऐसा कहते हैं कि स्टेट लिबरल डेमोक्रेसीज में भी कैपिटलिस्ट इलाइट्स के फेवर में काम करता है। मतलब स्टेट के पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है, जो बुर्गोइस होते हैं, उनकी पावर को बनाए रखें। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद निकोस। तो निकोस ने मिलते जुलते आइडियाज दिए पर थोड़ा अलग कुछ ऐड किया। उन्होंने कहा स्टेट सिर्फ डायरेक्ट कैपिटलिस्ट क्लास का सर्वेंट नहीं है, बल्कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता ताकि कैपिटलिज्म सस्टेन हो सके। इन्होंने ऐसा बोला। तो ये कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें स्टेट कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी जो है कंसेशंस भी देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ये कहती है कि डेमोक्रेसी को सिर्फ फॉर्मल राइट्स तक नहीं देखना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी सच में सबके लिए हो। इसीलिए मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी प्रमोट करती है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को, रेवोल्यूशनरी चेंज को, और एक ऐसी सोसाइटी को जहां क्लास ना हो और सोशलिस्ट
और बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी हो। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज हमने समझा कि डेमोक्रेसी के पीछे जो रूलिंग स्ट्रक्चर है, वो या तो एलाइट्स के कंट्रोल में है जैसे मॉस्का और पेरेटो कह रहे हैं या फिर मार्क्स कह रहे हैं पूरा सिस्टम ही एक क्लास स्ट्रगल का नतीजा है। तो टिप्स दे रही हूँ पीवाईक्यूज के लिए। मार्क्सिस में क्लास और कैपिटलिज्म से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। एलाइट्स थ्योरी के स्कॉलर्स हमने पढ़े, जैसे कि हमने जो है पेरेटो के बारे में पढ़ा, मॉस्का के बारे में पढ़ा, मिकेल के बारे में पढ़ा। आपको ज़रूर याद करो कि कीवर्ड्स के थ्रू। अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ़ एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक बैटलफ़ील्ड है, जहाँ पावर के असली डायनामिक्स समझना ज़रूरी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए क्रिटिकल सोचो और कंसेप्चुअल पढ़ो और नेट की तैयारी करो स्मार्टली। थैंक यू सो मच।